नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे CNT एक्ट 1908 और इस क्रम में आज हम जानेंगे अध्याय 5, 6 तथा 7 से संबंधित मुख्य धाराओं को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और जहां से एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 5। और ये जो अध्याय 5 है वो खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत से संबंधित है। इसमें एक ही धारा का जिक्र किया गया है और वो है धारा 37। यानी अध्याय 5 में सिर्फ धारा 37 के प्रावधान को ही दिया गया है। इस अधिनियम के अधिभोगी जो हैं वो रैयत संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुटकटी अधिकार प्राप्त हो। यानी कि जो धारा 37 इसमें बताया गया है कि जो अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुटकटी अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ शर्तें भी दी गई हैं। वे शर्तें कौन सी हैं? तो ये शर्तें हम आगे जानेंगे कि यदि रैयत द्वारा अधिनियम के प्रारंभ के 20 वर्षों से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी खुटकटी अधिकार प्राप्त जो हैं उनके ऊपर जो अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान लागू होते हैं उनमें शर्त ये है कि यदि रैयत इस अधिनियम के प्रारंभ यानी CNT एक्ट के प्रारंभ के 20 वर्षों से अधिक यानी 20 वर्ष का जो लिमिटेशन दिया गया उसके पूर्व भी भूमि की काश्तकारी जो है वो सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी उसके पहले ही अगर उनकी भूमि पर उनके अधिकार हैं और भूमि से संबंधित अधिभोगाधिकार उनको प्राप्त है तो उनके भूमि पर लगान जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। उन रैयतों उन खुटकटीदार रैयतों का लगान जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। फिर दूसरा इसमें शर्त ये है कि यदि भूमि के लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो लगान में वृद्धि उसी गांव में समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत पर लगाए गए लगान के आधे से अधिक नहीं होगी। अब कहा जा रहा है कि यदि भूमि का जो लगान है उसमें वृद्धि के लिए कोई आदेश अगर पारित किया गया है तो लगान में वृद्धि जो होगा वो उसी गांव में जो उसके समरूप भूमि है उसमें अधिभोगी रैयत पर जो लगान लगाया गया है उसके आधे से अधिक नहीं होगा। यानी जो लगान की जो राशि होगी वो अधिभोगी रैयत पर जो राशि लागू की जाती है उसके आधे से कम हो सकता है लेकिन आधे से अधिक नहीं होगा। तो इस तरह से ये प्रावधान दिए गए हैं धारा 37 में। अब हम जानेंगे धारा 6 के बारे में जिसमें अनधिभोगी रैयत के बारे में जानकारी दी गई है और इसमें धारा है 38 से लेके 42 तक। सबसे पहले हम जानेंगे धारा 38 में क्या कहा गया है। तो अनअधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा। धारा 38 जो है इसमें बताया गया है अनअधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा के बारे में। अनअधिभोगी रैयत की भूमि का लगान उसके और भूस्वामी के बीच किए गए करार के आधार पर तय किया जाएगा। यानी ये जो धारा 38 है इसमें बताया गया है कि जो अनअधिभोगी रैयत है जिसे कि ऑक्यूपेंसी राइट नहीं प्राप्त है जिस रैयत को, उसके भूमि का लगान और लगान जो है वो कैसे निर्धारित होगा तो वो होगा उसके और उसके जो भूस्वामी के बीच जो करार किया गया है उसके आधार पर उसके भूमि का लगान जो है वो तय किया जाएगा। किसका? तो जो अनअधिभोगी रैयत है उसका। यह है धारा 38। अब है धारा 39। धारा 39 में क्या कहा जा रहा है। तो अनअधिभोगी रैयत को अपनी जोत का लगान उसी प्रकार देना होगा जिस प्रकार अधिभोगी रैयत देते हैं। तो यहाँ धारा 39 में ये बताया जा रहा है कि जो अधिभोगी रैयत होते हैं जिसे कि ऑक्यूपेंसी राइट प्राप्त है अपनी भूमि पर, तो वो जो लगान चुकाते हैं अपनी भूमि का सेम वही लगान देना होगा किसे? तो अनअधिभोगी रैयत को जिसे कि ऑक्यूपेंसी राइट नहीं प्राप्त है अपनी जोत का यानी अपनी जमीन का। तो इन दोनों का जो लगान होगा वो सेम होगा, चाहे वो अनअधिभोगी रैयत हो चाहे अधिभोगी रैयत। तो इसका जिक्र किया गया है धारा 39 में। अब हम जानेंगे धारा 40 के बारे में। इसमें है अनअधिभोगी रैयत के लगान की वृद्धि।
अनअधिभोगी जो है उसके लगान की वृद्धि कैसे होगी? तो अनअधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि जो है वो रजिस्ट्रीकृत करार तथा धारा 42 के अधीन करार के सिवाय नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो जो अनअधिभोगी रैयत के लगान में जो वृद्धि होगी वो होगी किस बेसिस पे? तो उसका जो रजिस्ट्रीकृत करार जो किया गया है, जब रजिस्ट्री हुई थी उस समय जो करार किया गया उसके आधार पर या फिर धारा 42 के आधार पर ही बढ़ाया जा सकता है, और इसके अलावे जो है वो लगान में वृद्धि नहीं किया जा सकता है। किसका? तो अनअधिभोगी रैयत का। यानी जो लगान वृद्धि जो है डिपेंड करता है किस पर? तो रजिस्ट्रीकृत करार पर तथा धारा 42 के अधीन जो करार है उसके आधार पर। इसके सिवाय जो है वो लगान में वृद्धि नहीं किया जा सकता है अनअधिभोगी रैयत का। तो अब हम आगे देखते हैं। अब है धारा 41। धारा 41 में कहा गया है क्या? तो अनअधिभोगी रैयत की बेदखली का आधार। जो अनअधिभोगी रैयत हैं उनकी बेदखली का आधार क्या है, यानी उन्हें किस आधार पर उनकी भूमि से बेदखल किया जा सकता है? तो जोत की भूमि का अनुपयुक्त प्रयोग जिसके कारण भूमि का मूल्य ह्रासित हुआ हो अथवा इसे काश्तकारी प्रयोग के अनुपयुक्त बना देता हो। यानी अनअधिभोगी रैयत जो है उसकी बेदखली का आधार हम कैसे तय किया गया है? तो जो जोत की भूमि है, यानी जो भूमि है उसका अगर अनुपयुक्त प्रयोग हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है कि उसके भूमि के मूल्य का ह्रास हुआ हो और इससे उसके काश्तकारी प्रयोग के और उसके भूमि के प्रयोग को अनुपयुक्त बना देता है, तो ये जो आधार है इसके आधार पर अनअधिभोगी रैयत जो है वो बेदखल किया जा सकता है। फिर इसी में अगला पॉइंट है कि तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो। यदि अनअधिभोगी रैयत तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ में, यानी 2 कृषि वर्ष पूरा करने के बाद जब तीसरा कृषि वर्ष प्रारंभ होता है उसके बाद 90 दिनों के अंदर अगर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान अगर वो नहीं चुका पाता है अनअधिभोगी रैयत और उसके चुकाने में असमर्थ रहता है, तो भी उसे उसकी बेदखली का आधार जो है वो तैयार होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है, यदि रैयत ने अपने और भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो। अब कहा जाता है कि जो अनअधिभोगी रैयत है उसने अपने यानी उसके और उसके भूस्वामी के बीच जो संविदा हुई है और उसमें जो प्रावधान का उल्लेख किया गया है, अगर अनअधिभोगी रैयत उसका उल्लंघन करता है तो भी उसे बेदखल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कि रजिस्ट्रीकृत पट्टे की अवधि समाप्त हो गई हो। नेक्स्ट है कि जो अनअधिभोगी रैयत है उसने जो रजिस्ट्रीकृत जो उसके पट्टे पर जो भूमि उसे प्रदान की गई थी उसकी अगर अवधि समाप्त हो गई है तो भी उसे वहाँ से बेदखल किया जा सकता है। फिर है रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो। और जो चौथा है उसमें ये बताया गया है, जो नेक्स्ट है उसमें बताया गया है कि जो रैयत है अगर वो उचित लगान का भुगतान नहीं करता है और उसे भुगतान करने से इनकार कर देता है तो भी उस अनअधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। यानी कि इन आधारों पे अनअधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है उसे उसकी भूमि से। नेक्स्ट हम जानेंगे धारा 42। यदि रैयत उचित एवं सम्यक लगान के भुगतान से इनकार करता है तो भूस्वामी रैयत के बेदखली हेतु उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन दे सकता है तथा उपायुक्त द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेदखली का निर्णय लेगा। धारा 42 में कहा गया है कि यदि रैयत उचित लगान नहीं भुगतान करता है और लगान भुगतान करने से इनकार करता है तो भूस्वामी रैयत के बेदखली के लिए उपायुक्त के कार्यालय में क्या कर सकता है? आवेदन दे सकता है। यानी वो आवेदन देगा और उसके बाद उपायुक्त जो है वो उन दोनों पक्षों यानी रैयत का भी और साथ ही भूस्वामी का भी दोनों पक्षों को सुनेंगे और उसके बाद वो निर्णय करेंगे कि जो रैयत है उसे उसकी भूमि से बेदखल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो ये थी धारा 42 जो कि अध्याय 6 के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे अध्याय 7। अध्याय 4 तथा अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमि जो हैं
उनसे संबंधित प्रावधान जो है वो दिए गए हैं अध्याय 7 में। धारा 43 यानी कि 43, निम्नलिखित प्रकार की भूमि जो लगान मुक्त होगी अर्थात जिस पर न तो अनअधिभोगाधिकार अर्जित किया जा सकेगा और न ही इन पर अनअधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान लागू होंगे। और ये कौन सी जमीनें हैं जो लगान मुक्त होंगी, जिन पर अधिभोगाधिकार भी अर्जित नहीं किया जा सकता और ना ही अनअधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। तो ये किस टाइप की जमीनें हैं, आइए देखते हैं। पहला है अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि जिसे अभिकारी यानी टेनेंट ने 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर धारित किया हो। यानी जो अभिकारी है, जो टेनेंट है, उसके द्वारा जो भूस्वामी के विशेषाधिकार वाली जो भूमि है उसे रजिस्ट्रीकृत पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय के लिए लिखित या मौखिक रूप से धारण किया हो, उस जमीन पर अनाधिभोगी रैयत प्रावधान या फिर अधिभोगी रैयत लगान जो है वो नहीं लागू किए जा सकते हैं। फिर दूसरा इसमें है कि सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या रेलवे कंपनी के लिए अर्जित भूमि, कोई ऐसी भूमि जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या रेलवे कंपनी के लिए अर्जित भूमि होगी तो वैसे भूमि पर भी वैसी भूमि जो होगी वो भी लगान मुक्त भूमि होगी। फिर है किसी छावनी के भीतर सरकार की भूमि, अगर किसी छावनी के भीतर अगर सरकार की भूमि है तो वो भी लगान मुक्त ही होगी। फिर है ऐसी भूमि जिसका उपयोग किसी विधि सम्मत प्राधिकारी द्वारा सड़क, नहर, तटबंध, बांध या जलाशयों जैसे लोक कार्यों के लिए किया जा रहा हो तो ऐसी भूमि पर भी लगान जो है वो नहीं लगाया जा सकता है, वो भी लगान मुक्त भूमि होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो अध्याय 7 है और धारा 43 जो है इसमें वो भूमि जो लगान मुक्त है वो कौन सी भूमि होगी, तो वो भूमि जो कि धारा 118 के अंतर्गत भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि हो और जिसमें अभिकारी ने 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए या 1 वर्ष से या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए लिखित या मौखिक रूप से जमीन जो है पट्टे पर धारित किया हो, साथ ही सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या रेलवे कंपनी के लिए अर्जित भूमि हो या किसी छावनी के भीतर सरकार की भूमि हो या फिर ऐसी भूमि जिसका उपयोग किसी विधि सम्मत प्राधिकार द्वारा सड़क, नहर, तटबंध, बांध या जलाशयों जैसे लोक कार्यों के लिए किया जा रहा हो, तो ऐसी भूमि जो है वो सारी भूमियां जो है वो लगान मुक्त भूमि होंगी। ये कहा गया है अध्याय 7 के धारा 43 में। तो ये थी आज की धारा अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।